हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मंत्र। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों का यहाँ इस चैनल पे थर्मोडायनामिक्स का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से थर्मोडायनामिक्स की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने इस सब्जेक्ट के बारे में बता दूँ आखिर ये सब्जेक्ट है कहाँ से। तो चलिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स में शॉर्ट में लिखूँगा TDS। तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो थर्मल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। क्या है? थर्मल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। अब जैसे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, लाइक डिज़ाइन का डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स आते हैं, मशीन डिज़ाइन आता है, अप्लाइड मैकेनिक्स होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता है, थ्योरी ऑफ मशीन्स होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, RAC होता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स किस तरीके से क्लासीफाइड है मैं आपको पहले ये बता दूँ। तो देखिए, थर्मल इंजीनियरिंग एक कोर्स हुआ, इस एक कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला आता है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, पहला होता है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, फिर होता है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, फिर आता है आपका एक सब्जेक्ट आता है RAC, जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिर आता है आपका IC इंजन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। फिर आता है आपका हीट ट्रांसफ़र। बेसिकली इसको लोग कंफ्यूज होते हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र से, तो बट हमारे जो सब्जेक्ट में है वो है हीट ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। किसका है? केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। हमारे में क्या है? हीट ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन वगैरह पढ़ना होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हीट ट्रांसफ़र। फिर आता है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट की एक एक लाइन बता देता हूँ। बेसिक थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं बेसिक, जो थर्मो का बेसिक है, जैसे जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंट्रोपी हो गया, एनर्जी एनालिसिस हो गया, ये सब चीज़ें देखते हैं, सिस्टम वॉल्यूम ये सब चीज़ें देखते हैं, बहुत बेसिक। फिर आते हैं हम लोग अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में, जहाँ हम लोग इस बेसिक जो अपने पढ़ा इसको एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक। अब फिर RAC पढ़ते हैं हम लोग। RAC में पढ़ते हैं कम्प्लीटली रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, यहाँ पे डक्ट वगैरह पढ़ते हैं, डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन की, डिफरेंट कि किस साइकिल पे कौन सा रेफ्रिजरेशन काम करता है, डिफरेंट साइकिल्स पढ़ते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? RAC में। और फिर आते हैं IC इंजन, जिसका नाम है इंटरनल कंबशन इंजन। इनमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? जैसे आपकी जो भी व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, कार है, तो वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर साइकिल पे वर्क करता है। तो उसी साइकिल्स को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं IC इंजन में। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल, और फिर से जो मॉडिफाइड साइकिल्स जो भी बने हैं वो सब पढ़ के हम लोग यहाँ पे IC इंजन में पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं हम लोग हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में हमारी जो सब्जेक्ट है वहाँ हम लोग देखते हैं हीट कैसे, जैसे दो चीज़ें आती हैं, हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में भी हम लोग देखते हैं थर्मल की, यानी कि हीट का डायनामिक्स, और हीट ट्रांसफर में भी यही देखते हैं। बट यहाँ और यहाँ में डिफरेंस है करता है। तो सपोज़ कर लीजिए आपका एक कोई ये सिस्टम है, इसमें मान के चलिए कि 2 पॉइंट हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी हुआ इसके बारे में कुछ बात नहीं करता थर्मोडायनामिक्स। वो बात करता है सिर्फ इस पॉइंट पे क्या हुआ और इस पॉइंट पे क्या हुआ। वो इस बारे में कभी बात नहीं करेगा कि इस बीच में क्या हुआ, या फिर यहाँ से यहाँ जाने में वो कितना टाइम लगा, क्या क्या गुजरा इस बीच में। मीन्स वो कभी नहीं ध्यान देता कि इस बीच के प्रोसेस में क्या हुआ। वो सिर्फ एंड स्टेट्स की बात करता है। किसकी बात करता है? एंड स्टेट्स की। मतलब ये जो फिक्स्ड स्टेट हैं आपके A और B, सपोज कर लो मैं नाम दे देता हूँ A और B, तो इस A और B के बारे में बात करता है। बट वो इस पाथ के बारे में बात नहीं करता कि मान के चलो कि आपने कहा कि सपोज़ कि 2 किलो जूल का हीट जो वो ट्रांसफ़र हुआ, या फिर 2 किलो जूल का वर्क जो वो डन हुआ इस सिस्टम पे। तो वो सिर्फ बात कर रहा है कि A और B पॉइंट पे हीट कितना था, A और B पॉइंट पे वर्क कितना हुआ, या वर्क कितना आया, वर्क कितना गया। बट वो कभी ये बात नहीं करेगा कि इस हीट या इस वर्क को होने में कितना टाइम लगा, या फिर ये हीट या वर्क ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ। मीन्स वो सिर्फ एंड स्टेट का बात करता है। कौन? थर्मोडायनामिक्स। और हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक एग्जैक्टली, कि कैसे हीट ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो ये था इस सब्जेक्ट का मतलब आपको इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि थर्मो और हीट ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट आता है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग। जैसा कि नाम से इंट्रोड्यूस है, पावर प्लांट, डिफरेंट पावर प्लांट होते हैं। NTPC है, सपोज़ कर लो, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आपकी क्या होती है? पावर प्रोडक्शन होती है, पावर यूनिट है वो। इसी तरीके से जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट साइकिल्स, कि कैसे जो है हमारे यहाँ पावर प्रोड्यूस होता है, उसमें कौन कौन सा साइकिल यूज़ होते हैं। इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। ओके, तो दिस इज़ अबाउट कि सब्जेक्ट मीन्स कि सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन,
कि अब जैसे सपोज़ कर लो, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं बट हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इस सब्जेक्ट में क्या आता है, इस सब्जेक्ट में क्या नहीं आता, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? बेसिक थर्मोडायनामिक्स। ओके, बेसिक थर्मोडायनामिक्स। बेसिक थर्मोडायनामिक्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसका डेफिनीशन पढ़ेंगे। ओके, डेफिनीशन पढ़ेंगे। सेकेंड, आपको मैं बहुत सारे टर्म्स हैं जो डिफ़ाइन करूँगा। सिस्टम है, वॉल्यूम होता है, यूनिवर्स होगा, सिस्टम के टाइप्स होंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सिस्टम वगैरह डिफरेंट जो टर्म्स आएंगे, ये टर्म्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। कई बार इस टर्म्स से काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कभी कभी आपको जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर डिफरेंट स्टेटमेंट की चूज़ करना होता है तो ये आपको काफ़ी टफ लगने लग जाता है, यही छोटे छोटे टर्म्स। तो नेसेसरी ये है कि आप इस टर्म्स को बहुत ही बेसिक से जानो और इसकी डेफिनीशन को बहुत ही अच्छे से समझो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और ये नहीं कि आपने सपोज कर लो कि आपको पूरा थर्मो पढ़ लिया, आपको यही नहीं पता कि क्वेसिस्टैटिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये बहुत डिटरमाइनिंग टर्म्स हैं, कई बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सब टर्म्स। ठीक है, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ, देखेंगे इसी में जीरोथ लॉ देखेंगे इसी में हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग थर्मोमीटर के बारे में देखेंगे, थर्मोमीटर है ये देखेंगे। तो यहाँ हम लोग बेसिक देखेंगे और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्या है? थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। क्या जानेंगे? थर्मोडायनामिक्स का डेफिनीशन क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट क्या है ये तो पता होना चाहिए। तो डेफिनीशन देखते हैं हम। डिफाइन, देखो थर्मोडायनामिक्स में दो पार्ट हैं, पहला थर्मो, दूसरा डायनामिक्स। डायनामिक्स हम सब जानते हैं कुछ मोशन सा होता है, हमें पता है इतना, क्योंकि हम लोग +2 करके आए हैं तो हमें पता है इतना कि कुछ मोशन सा को डायनामिक्स कहते हैं। और थर्मो मतलब समथिंग लाइक हीट, कुछ ऐसा जो हीट के बारे में बात करेगा। यानी कि क्या हो गया, पूरे सब्जेक्ट को अब देखो, अगर एक फुल टर्म में देखो तो देख लो कुछ हीट और कुछ डायनामिक्स, यानी कि कुछ हीट के मोशन के बारे में बात होगा यहाँ पर। यानी कि हमने पहले आपको बता दिया कि हम लोग यहाँ पूरी बात करेंगे हीट पे, और यहाँ बात करेंगे हीट के मोशन के बारे में। तो आइए अब आगे देखते हैं थर्मोडायनामिक्स है क्या, सब्जेक्ट क्या है। एक ऐसा साइंस, थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा साइंस है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या? एनर्जी ट्रांसफ़र। क्या पढ़ते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र को। देखिए अब एनर्जी ट्रांसफ़र है, तो अगर हमने कहा कि किसी भी, सपोज़ कर लीजिए कहीं भी जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या, तो किस तरीके से हो सकता है? पहला हीट के फॉर्म में, दूसरा वर्क के फॉर्म में। हमारे इस थर्मोडायनामिक्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इसी दो फॉर्म में होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यानी कि देखिए एक ऐसा साइंस जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र को, और इस एनर्जी ट्रांसफ़र से क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या इफ़ेक्ट हुआ एनर्जी ट्रांसफ़र का, किस पे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। किसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे? सिस्टम के। किसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के? सिस्टम के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट करा। अब देखिए, अब जहाँ तक सब्जेक्ट की बात थी वो मैंने डिफ़ाइन करा। क्या डिफ़ाइन करा? थर्मोडायनामिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र किस टर्म में होता है? हीट एंड वर्क के। इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस या फिर सिस्टम। अब देखिए सिस्टम तो मैंने बोल दिया, बट सिस्टम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होगा, इसे मैं डिफ़ाइन करूँगा आगे। ओके, तो नेक्स्ट ये हो गया आपके इस सब्जेक्ट का डेफिनीशन। अब देखिए, अब मैं जो स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम जिसको कभी कभी थर्मोडायनामिक सिस्टम भी कहेगा, डिपेंड करता है, दोनों कह सकते हैं, दोनों नाम सही है और दोनों नाम इसी का है। तो सिस्टम, मैं सिस्टम लिखूँगा। अब देखिए सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले सपोज़ कर लीजिए कि मैं किसी एक पॉइंट पे अपना अटेंशन फोकस करता हूँ या किसी एक पॉइंट पे स्टडी कर रहा हूँ। दिस इज़ आवर सिस्टम। ओके, दिस इज़ आवर सिस्टम एंड मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी जगह या वो कोई भी पॉइंट या वो कोई भी
फोकस कि जहाँ हमारी स्टडी होगी वो कहलाएगा सिस्टम, या फिर वो पॉइंट जहाँ हम फोकस कर रहे होंगे यानी कि पॉइंट ऑफ अटेंशन या फिर पॉइंट ऑफ फोकस क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब देखिए ये हुआ आम भाषा में, ये हुआ काफ़ी कॉमन लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया। अब देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखते हैं हम लोग इसे क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिस्टम क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज कंसंट्रेटेड, अपॉन विच अटेंशन इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, बात समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा बात है कि वो जगह जहाँ हम लोग फोकस कर रहे हैं या अटेंशन कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ आवर सिस्टम, नथिंग एल्स। कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और ये हुआ आपका डेफिनेशन, जिसे आप लोग याद कर लो, एग्जाम में आया तो चिपका दो। क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज़ आवर सिस्टम। ओके, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है कि कभी तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम की एनालिसिस करनी है तो उसके लिए तुम्हें एक कोई जगह तो होगा ना जहाँ तुम फोकस करोगे। हाँ, एग्जाम्पल देखो, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा टेक्निकली। ये देखो, ये तुम्हारा एक है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हाँ, जिसमें ये क्या है, ये क्या है, पिस्टन है और ये है सिलेंडर। तो ये है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब मैं अगर इसमें कोई गैस भरा हुआ, सपोज कर लो गैस ए फिल्ड है, अब मैं इस गैस ए पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी एनालिसिस कर रहा हूँ इस गैस ए पे, तो दैट इज़ आवर सिस्टम, दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज़ आवर सिस्टम। ठीक है, हम इसके बाहर जो भी हम उसे सिस्टम नहीं कह रहे हैं, दिस इज़ द ओनली सिस्टम। ये जो लाइन से मैंने बनाया ना सराउंडेड, दिस इज़ आवर सिस्टम, इसके अंदर जो है वो सिस्टम है हमारा। ओके, और सिस्टम के बाहर जो भी है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग, ये सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ओके, अब देखो ये ओके, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग। अब देखो, अब एक चीज़ है, मैंने दो चीज़ बता दिया, पहला सिस्टम हुआ और दूसरा सराउंडिंग हुआ। अब देखो, अब एक छोटा सा चीज़ और समझ लो कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिला के क्या बनेगा हमारा, यूनिवर्स। ओके, सिस्टम वो पॉइंट हुआ जहाँ हमारा टेंशन फोकस है, सराउंडिंग वो हुआ जो एक्सटर्नल है सिस्टम के, और सराउंडिंग प्लस सिस्टम दोनों मिला के बनाया क्या, यूनिवर्स। ओके, ये तीन चीज़ आपको बहुत ही देखो इसमें सिस्टम जो है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सराउंडिंग उसका एक्सटर्नल हुआ, यूनिवर्स। सिस्टम आपको एक ऐसा टर्म है जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है इस पूरे सब्जेक्ट में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पे। हमने आपको क्या बताया अभी, सिस्टम, सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो तीन टाइप के होते हैं, पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप के होंगे, तीन टाइप के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए हम तीनों को बारी बारी डिफाइन करते हैं। ओके, डिफाइन करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबुलर फॉर्म में डेफिनेशन इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा और याद रखना भी आसान होगा। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा ओपन, ये हुआ क्लोज और ये हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए सिस्टम जो भी होगा हमारा, उस सिस्टम में हमारे पास कुछ क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या फिर मास का ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या फिर मास का ट्रांसफ़र होगा। क्यों, सिर्फ दो ही चीज़ क्यों आया, एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र होगा, ऐसा क्यों। तो मैंने कहा कि जो भी सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए क्यों, दो ही चीज़ क्यों, वाई ओनली एनर्जी एंड मास, वाई नॉट एनीथिंग एल्स। तो समझो ये तुम्हारा सिस्टम है। अब इस सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, या तो कोई मैटर का एंट्री हो या फिर किसी एनर्जी का एंट्री हो। एंट्री मीन्स एग्जिट भी हो सकता है, नॉट गेट कन्फ्यूज, मीन्स कि ट्रांसफ़र, आई एम यूजिंग कंबाइंड टर्म ट्रांसफ़र। या तो मैटर का ट्रांसफ़र हो या तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। मैटर का ट्रांसफ़र हो दैट सिंपली मीन्स व्हाट, मास, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। ओके, एंड एनर्जी मीन्स एनर्जी हर चीज़ को इंक्लूड कर लिया, हीट को भी, वर्क को भी, और या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी। यानी कि एक साथ मैंने कह दिया एवरीथिंग दैट कैन इंटरेक्ट विद दैट सिस्टम, सो ओनली आई एम यूजिंग एनर्जी एंड मास। इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म
फॉर एवरीथिंग दैट कैन इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, अब देखिए जो ओपन सिस्टम है उसमें, ओपन सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी भी इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब बाहर जा सकता है, अंदर जा सकता है, और मास भी, दोनों कर सकता है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र, दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है विद दैट सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि सिस्टम क्लोज है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का कोई इंटरेक्शन होगा, ना तो कोई मास का इंटरेक्शन होगा। ओके, ये 3 टर्म थे जो तीनों क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम है। इस टाइप्स ऑफ सिस्टम को समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया जिससे आप ये देख सकते हो कि एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र किस किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम में दोनों का ट्रांसफ़र होगा, क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों में से किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दिस इज़ अबाउट द सिस्टम। एंड नेक्स्ट, मैं सिस्टम पढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही क्लासिकल चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे समझ लो कि एक ऐसा चीज़ है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, खासकर वो सब्जेक्ट जहाँ पे आप गैसियस स्टेट या फिर फ्लूइड स्टेट चीज़ों को पढ़ते हो, वहाँ पढ़ने के लिए इस चीज़ को ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक व्यू पॉइंट होता है, व्यू पॉइंट मीन्स, मैंने कहा एक व्यू पॉइंट है किस चीज़ का, तो किसी चीज़ को देखने का। मीन्स कि सपोज़ कर लीजिए आपका ये एक सिस्टम है जिसमें कोई गैस फील्ड है, आप इस गैस को कैसे देखते हो डिपेंड करता है। किसी, मान के 2 स्टूडेंट है, एक ए और एक बी। इसने कहा कि इस सिस्टम में क्या है कि 7 मॉलिक्यूल हैं जिसमें 5 हाइड्रोजन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं। एंड आई डोंट नो कि इसे कैसे मालूम चला, बट इसने ऐसा उत्तर दिया आपको। एंड नेक्स्ट बी ने कहा कि इसमें कुछ गैस भरे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। सो दिस इज़ 2 व्यू पॉइंट देखने का, लेकिन यहाँ पे दोनों ने बात सेम ही करा कि दोनों ने कहा कि इसमें गैस भरे हुए हैं, बट एक ने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके आपको बताया और एक ने आपको डायरेक्ट कह दिया कि इसमें गैस फील्ड है। ठीक है, तो इसने जो कहा इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ए वाले को माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट कहते हैं और बी वाले को क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। अब देखिए नाम से ही दिख जाएगा आपको, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स सबको पता है वेरी स्मॉल, मीन्स व्हेन यू स्टडी एट माइक्रो लेवल मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल, मीन्स बहुत ही छोटे लेवल पे जाके आप किसी चीज़ को जब स्टडी करते हो, उसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हो, देन इट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। और जब आप कलेक्टिवली बात कर लेते हो कि ठीक है यार इसमें गैस बढ़ा हुआ है, देन दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। अब देखो हम लोग जो थर्मो में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। हम लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि इस सिस्टम में ना 50 जो हैं वो गैस भरे हुए हैं, उस 50 गैस में 1-2 गैस इतने के हैं, 50 गैस में 5 गैस ये चीज़ है, तो ये हम कभी नहीं कहेंगे। हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि इस सिस्टम में हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस स्टेट ए से स्टेट बी पे गया। वी विल नेवर कंसिडर कि हाइड्रोजन गैस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अब इन्वॉल्व थे, उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ थे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम कभी स्टडी नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए तो मैंने आपको ये इस 2 व्यू पॉइंट बताया। अब देखिए इस दोनों व्यू पॉइंट में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं जिसको देखने के लिए आपको समझना होगा। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक की जब आप लोग बात करते हैं, मैं इसको डिफरेंस में लिखता हूँ, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ये दोनों अप्रोच हैं किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने का, ये दोनों अप्रोच है थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखिए माइक्रो में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैटर जो ट्रीट होता है वो किस फॉर्म में होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे। किस पे होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे। मीन्स हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ओके, सिंगल मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते हैं। बट इन मैक्रोस्कोपिक व्हाट वी टॉक, एवरेज मॉलिक्यूल। किसी भी कोई भी स्टडी करेंगे तो एवरेज मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूल को। अब देखिए मैक्रोस्कोपिक सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ होता है जब हम लोग कंटिनम को अप्लाई करते हैं, थ्योरी ऑफ कंटिनम। जब हम लोग कंटिनम अप्लाई करते हैं, थ्योरी ऑफ कंटिनम बहुत ही क्लासिकल थ्योरी, मैं आपको बताऊंगा अलग से, एक मैं बना दूंगा वीडियो जिसमें आपको मैं थ्योरी ऑफ कंटिनम डिस्क्राइब करूंगा। मैंने आपको बताया अभी तुरंत बताया कि ये जो टर्म्स मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, ये आपके इन 2 सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मतलब गैसियस और लिक्विड।
जब भी आप लोग गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट को जब भी स्टडी करोगे, दिस टू पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ासकर थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम इज़ अ वेरी डिस्क्राइबिंग थिंग, और ये काफ़ी अच्छी थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, तो ये आपको समझाऊंगा मैं अलग से। बट फिलहाल आप यहाँ इतना समझो कि जब हम लोग एवरेज मॉलिक्यूल की बात करते हैं, देन इट इज़ द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड हेयर द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम इज़ अप्लाइड। ओके, अब देखिए, एक मैं आपको एक लाइन बता दूँ कि कंटिन्यूम थ्योरी में क्या होता है। कंटिन्यूम थ्योरी में क्या होता है ये देख लीजिए। सपोज़ कर लीजिए एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, हाँ, और ये किसी एक चैम्बर में रखा हुआ है, हम इस दो मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। अब देखिए, आपको ये पता होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट मोशन में होते हैं, हमेशा डिफरेंट ओरिएंटेशन में मोशन में होते हैं, वो अपने आप को अरेंज रखते हैं मोशन में, मीन्स कि इस तरीके से मोशन में है, मोशन में है। मैं गैसियस की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लूइड स्टेट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट। कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि सॉलिड में मूव कहाँ कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ गैसियस स्टेट के बारे में, फ्लूइड स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिक्विड के जो फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में हैं। अब देखिए, मोशन में है तो ये ऑब्वियस बात है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन हो सकता है, ठीक। तो हम कहते हैं कि अगर मीन फ्री पाथ इनके कोलिजन के बीच में जो पाथ आया, जो डिस्टेंस आया, उसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये जो मीन फ्री पाथ है, जब मीन फ्री पाथ बहुत छोटा हो जाए, किससे, सिस्टम के डायमेंशन से। ये सिस्टम है हमारा, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है। हमने कहा ये जो मीन फ्री पाथ है, इसके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है टू कोलाइड, ये जो है मीन फ्री पाथ, ये बहुत छोटा हो जाए, किससे, सिस्टम के डायमेंशन से। देन वी से कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम का अप्लाई हुआ है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम ने अप्लाई किया है, और यही हम लोग करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। और यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, एवरेज मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। ओके, अब देखिए, माइक्रो में क्या करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल मैटर को पढ़ते हैं, ठीक। इसके एनालिसिस में रेरीफाइड गैस थ्योरी यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है, रेरीफाइड गैस थ्योरी, ठीक। जैसे यहाँ थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम अप्लाई होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, रेरीफाइड गैस थ्योरी अप्लाई होता है। कैसे, मैटर है, ओके, मैटर में क्या है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ। अब आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को जब आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल सबकी बात कर रहे हो, तो एवरेज तो मीनिंगलेस हो गया ना आपके लिए। आप एवरेज की तो बात करोगे नहीं, एवरेज बिकम मीनिंगलेस फॉर यू, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। आप हर एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज। एवरेज की बात हम यहाँ करते हैं, दिस इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज रेरीफाइड गैस थ्योरी एनालिसिस की हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द टू अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे हम लोग दो अप्रोच पढ़ें, मैक्रो और माइक्रो। आप इसे बार बार पढ़िए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क लगा के अपने नोट्स में इसे नोट कीजिए, एंड बिकॉज दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, सिस्टम के पढ़ने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो आता है कंट्रोल वॉल्यूम। मैं सच बता रहा आपको, कंट्रोल वॉल्यूम ना बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। मीन्स आप अच्छे स्टूडेंट को देखोगे कि उसे सिस्टम पता है, सब कुछ पता है, बट वो कंट्रोल वॉल्यूम डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम ना अपने आप में थोड़ा सा एक, ये सब जो टर्म्स हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब टर्म्स आपको अभी लगेगा कि बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा है, ये तो याद ही रहेगा। नहीं, ये याद रहेगा सिर्फ तब तक जब तक सेमेस्टर लिखोगे। सेमेस्टर लिखने के बाद आप इस टर्म को भूल जाओगे, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इंटरव्यूज़ वगैरह में मैं सच बता रहा आपको, आप यकीन नहीं करोगे, इन सब टर्म्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और लोग वाकई कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कंट्रोल वॉल्यूम, मैंने जब आपको सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैं आपको 3 सिस्टम पढ़ाया, 3 टाइप पढ़ाया सिस्टम का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, क्लोज सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओपन सिस्टम, जब कभी हम लोग एनालिसिस करते हैं किसका, ओपन सिस्टम का, जब कभी हम लोग एनालिसिस करते हैं किसका, ओपन सिस्टम का, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ओपन सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, सपोज़ कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया एयर कंप्रेसर। पढ़ोगे आप लोग आगे, मत सोचना कि क्या होता है, मत ध्यान दो, मान के चल लो कि कोई मैंने सिस्टम ले लिया जिसका नाम रख दिया मैंने एयर कंप्रेसर, ठीक है। कुछ मत ध्यान दो, कुछ नहीं है ये सब बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना कि क्या है, मैं बार बार बता रहा, वरना अभी से स्टार्ट हो जाएगा कन्फ्यूज़न, ठीक है। मान के चलो कि तुम्हारा सिस्टम है, हमने कहा कि इधर से हवा जाता है,
ओके, और इधर से हवा बाहर निकलता है, ठीक। हाँ, तो अब देखो, हमने कहा इधर से हवा गया, इधर से हवा निकला, ये तुम्हारा सिस्टम था, ये क्या था, एक ओपन सिस्टम है। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि ओपन सिस्टम है तो कुछ इंटर भी करेंगे और एग्जिट भी करेंगे, दोनों, कौन, मास और एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से एयर इधर से अंदर गया, इधर से बाहर गया, ठीक। ये तुम्हारा कुछ वर्क इनपुट दिया तुमने, ओके, और कुछ हीट के फॉर्म में रिलीज़ हुआ, मान के चलो कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे तुम्हें बेसिकली ये बताना है कि एनर्जी और मास बोथ कैन इंटर एंड एग्जिट इन एन ओपन सिस्टम। तो मैं यही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एनर्जी गया, एनर्जी बाहर निकला, मास गया, मास बाहर निकला, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है तो दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो जब हम लोग एक ओपन सिस्टम की एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या होता है, हम सिर्फ इसी पे नहीं बात कर सकते, इसी पे नहीं बात कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते, सिर्फ इसकी बात क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ हवा, मैंने कहा, इंटर हो रहा है। अब हवा जो इंटर हो रहा है वो तो सराउंडिंग से जा रहा है सिस्टम में। अब ये तो नहीं है ना कि सिस्टम का ही हवा सिस्टम में ही जा रहा, नहीं, सराउंडिंग से जा रहा है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया ना, वो इस सिस्टम का बाहर है, सिस्टम यहीं तक है तुम्हारा, इस सिस्टम के बाहर यहाँ जो हवा है वो हवा इंटर किया और यहाँ तक इस डॉटेड लाइन तक हवा बाहर निकला। यानी कि कहने का मतलब मेरा कि ओपन सिस्टम में सिस्टम तो था तुम्हारा, इस सिस्टम के कुछ दूरी तक भी, सिस्टम के कुछ दूरी तक भी इसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यानी कि हमने एक बना दिया डॉटेड लाइन से, क्या, कंट्रोल सरफेस। क्या बना दिया, कंट्रोल सरफेस। हाँ, मैंने पहले बताया कि जब हम किसी पार्ट को स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टम, उसके बाहर वाले को कहते हैं सराउंडिंग, ठीक। अब यहाँ ओपन सिस्टम में क्या था ना कि सिस्टम का जो बाउंड्री था ना, उसके ठीक बाहर, अब देखो बाउंड्री है, ये सिस्टम बाउंड्री है। एक और चीज़ जान लो कि सिस्टम को जो मतलब सिस्टम को और सराउंडिंग को जो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, कौन, सिस्टम का बाउंड्री। मतलब सिस्टम को और सराउंडिंग को जो अलग करेगा वो कहलाएगा सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। ये क्या हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम। तो मुझे इससे कोई बहस नहीं है, ये सिस्टम बाउंड्री है, दैट्स इट। और इसके बाहर जो डॉटेड वाला लाइन है, वहाँ का हवा अंदर जा रहा है और इस डॉटेड वाला लाइन में हवा बाहर निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कंट्रोल सरफेस। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। देखो बड़े ध्यान समझना, ठीक है, दोबारा से सुन लो। ओपन सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए हमें क्या होता है, एक कंट्रोल सरफेस की ज़रूरत होती है। इसी कारण से हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि अटेंशन जो तुम्हारा फोकस था वो सिर्फ सिस्टम पे नहीं रहा, अब कहाँ हो गया, कंट्रोल सरफेस पे हो गया, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज़ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक। अब क्लोज सिस्टम में क्या है, अब वो तो क्लोज है, मैटर तो फ्लो करेगा नहीं। हाँ, अब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वाई, फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगा तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, इससे मुझे बहस नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्लोज सिस्टम में तो हो सकता है कि सिस्टम के अंदर ही अपना सारा काम हो जाए, वो क्लोज सिस्टम है। बट ओपन सिस्टम में सब कुछ सिस्टम के अंदर नहीं पॉसिबल है। यहाँ हवा इंटर कर रहा है, देखे तो एनर्जी इंटर कर रहा है, तो वो हो सकता है। इस कारण से क्या होगा, कंट्रोल वॉल्यूम। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ए भी एक मान के चलो स्टार मार्क, इसे भी मान के चलो स्टार मार्क। अब आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट टर्म्स। सबसे पहले देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज़। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। ये होता क्या है, बहुत बार आएगा प्रॉपर्टी, बहुत बार आएगा अभी सब्जेक्ट में, पूरे तुम्हारे सब्जेक्ट में सिस्टम, प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव सब घुमा करेगा, बहुत ज़्यादा घुमा करेगा, कंट्रोल वॉल्यूम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ये सब घुमा करेगा, ठीक है। तो पहले समझो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, द सिस्टम। अब देखो, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ और इसको एज इट इज़ नोट कर लेना, क्योंकि तुम्हें ये बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। अभी जो टर्म्स आएंगे ना, टर्मिनोलॉजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो, every system has certain characteristics, every system has certain characteristics by which its physical condition may be described। अब देखो, ये मैंने क्या लिखा, अंग्रेजी में से छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये देखो, मान के चलो कि एक बकेट है, ये एक बकेट है, ठीक। इस बकेट में वाटर है, ओके। ये तुम्हारा सिस्टम है, क्योंकि मैं इस बकेट के वाटर को स्टडी करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि जहाँ हम अटेंशन फोकस करेंगे जिस पॉइंट पे, वो हमारा कहलाएगा सिस्टम।
तो ये है तुम्हारा सिस्टम। क्या है, बकेट है जिसमें बकेट में पानी भरा हुआ है। अब देखो, यानी कि इससे सिस्टम का कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, इसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। तो इस करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए क्या आएगा, कुछ फिजिकल कंडीशंस आएंगे। लाइक क्या क्या आया, पहले देखो, पहले देखते हैं हम। पहले हमने कहा कि इसमें क्या है, पानी है, वाटर। ये क्या किया, इसके स्टेट को डिफाइन किया, मीन्स किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो फिजिकल कंडीशन बता रहा हूँ। मैंने फिर कहा वॉल्यूम, मैंने कहा 2 लीटर पानी है, ठीक। फिर मैंने कहा टेम्परेचर, मैंने कहा पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं तुम्हें ये सब ना बता के मैं कहता कि इसमें एक बकेट है जिसमें 2 लीटर पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे और रखा हुआ है इतने प्रेशर पे, मान चलो कुछ भी मैं कह देता, इस तरीके से मैंने बताया। तो यानी कि मैं एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ फिजिकल कंडीशन बता रहा हूँ तुमको, जो क्या है उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। क्या है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, और उसको बताने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल कंडीशंस का डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, कैसे मैंने बताया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। 2 तरीके के होते हैं प्रॉपर्टीज़। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। पहला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, पहला क्या होता है, इंटेंसिव, और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब देखो, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, मैं बता रहा हूँ। ये सब टर्म्स जितने हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव का जो इन है ना, इससे बना लो इंडिपेंडेंट, भूल मत जाना। इंटेंसिव से बना लो क्या, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों, मैं इंडिपेंडेंट क्यों बताया, अब समझो। ऐसा प्रॉपर्टीज़ जो क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वो कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जो डिपेंड करता हो मास पे, वो कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब देखो, तो इसको याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि जो इंडिपेंडेंट होगा मास से वो कहलाएगा इंटेंसिव। तो ये याद रखने के लिए क्या है, इनसे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, मास पे डिपेंड करेगा। अब एग्जांपल देखो, प्रेशर, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। एक और चीज़, जिस टर्म्स में तुम्हें थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत सारे ऐसे टर्म दिखेंगे जिसमें लिखा होगा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो ये सब क्या कहलाएगा, जितने भी स्पेसिफिक वाले टर्म होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब क्या होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है। और अगला एक देखो, एक्सटेंसिव क्या हो गया, जो मास पे डिपेंड करेगा। ये कौन सा आएगा, वॉल्यूम, और क्या आएगा, एनर्जी, और क्या आएगा, एंट्रोपी, और क्या आएगा, एंथैल्पी। कंफ्यूज मत होना, सोचने मत लग जाना है कि अभी ये सब क्या है, ये सब पढ़ना है आगे, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और ये क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा वो होगा इंटेंसिव। तो आगे देखो, हमने प्रॉपर्टीज़ बता दिया तुम्हें। हाँ, अब देखो प्रोसेस देखेंगे हम। अब देखेंगे 2-3 चीज़, प्रोसेस देखेंगे, साइकिल देखेंगे, और स्टेट देखेंगे, ठीक। अब ये 3 चीज़ देखेंगे। ये तीनों चीज़ हमने एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि इस तीनों चीज़ का कहीं ना कहीं एक साथ कुछ को रिलेशन होगा, इस कारण से हमने इस तीनों चीज़ को एक साथ लिख दिया है, ठीक। अब देखो, स्टेट में क्या होता है, स्टेट वो कोई बस इंडिया का स्टेट में समझ लेना। ये स्टेट है सिस्टम का, किसका, सिस्टम का, सिस्टम ऑफ, स्टेट ऑफ द सिस्टम है ये, ठीक। अब देखो, स्टेट ऑफ द सिस्टम कहने का ये मतलब हुआ एनी कंडीशन, जिस कंडीशन में सिस्टम है वो कहलाएगा उसका स्टेट ऑफ द सिस्टम। एनी कंडीशन जिस भी स्टेट में है, ठीक है। अब देखो, स्टेट कैसे डिफाइन होता है, किसी न किसी प्रॉपर्टी से डिफाइन होगा स्टेट, ठीक। स्टेट कैसे डिफाइन होगा, प्रॉपर्टीज से। अब देखो, अब आता है प्रोसेस पे। जब स्टेट में चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस। जब स्टेट में चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट क्या होगा, प्रोसेस कहलाएगा। देखो, स्टेट क्या हुआ, एनी कंडीशन, स्टेट कहलाया। उस स्टेट में चेंज क्या कहलाया, प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, हम मान के चलो, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक। यहाँ कुछ स्टेट है, यहाँ कुछ स्टेट है। इस स्टेट से इस स्टेट में चेंज हुआ, मान के चलो कि टाइम t1 पे ये स्टेट था, टाइम t2 पे ये स्टेट हुआ, तो यहाँ कुछ चेंज हुआ। तो इस चेंज को हमने कहा प्रोसेस, मान के चलो कोई भी प्रोसेस नाम दे दिया हमने। इस प्रोसेस में ए से बी चेंज हुआ, यानी कि इस स्टेट में चेंज हुआ, तो उसको हमने कहा प्रोसेस, ठीक। अब देखो, अब साइकिल क्या होता है, साइकिल क्या होता है, साइकिल
अब वो वाला साइकिल मत समझ लेना, बाईसाइकिल, साइकिल देखो, साइकिल क्या होगा, हमने बताया कि किसी भी स्टेट में चेंज कहलाएगा प्रोसेस। अब देखो साइकिल, मान के चलो कि तुम यहाँ ए पॉइंट पर थे टाइम t1 पे, टाइम t2 पे तुम पहुँच गए, कुछ चेंज हुआ, इस यहाँ बी पॉइंट पे पहुँच गए, अब वापस से तुम क्या किए, ए पॉइंट पर आ गए, वापस से क्या किया, यानी कि टाइम t3 पे तुम वापस से ए पे पहुँच गए। तो यानी कि तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, फिर वापस से यहीं आ गए, तो ये क्या लाइक साइक्लिक प्रोसेस। मीन्स कि जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, साइकिल। ठीक, अब एक और चीज़ देखो, पाथ। हाँ, अब हम पाथ कहने का मतलब, पाथ मतलब तो पता ही होगा, रास्ता। पाथ कहने का मतलब कि जैसे स्टेट ए से स्टेट बी गए ना, तो इसमें जो तुमने फॉलो किया, कोई रास्ता फॉलो किया होगा जाने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये कहलाता है पाथ ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो ये 3 चीज़ हुआ। अब देखो, अब अगला चीज़ देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब देखोगे तुमने ये सब देखने के बाद, टर्मिनोलॉजी देखने के बाद, अभी टर्मिनोलॉजी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम का टाइप नहीं है, बस ऐसे ही 2 है सिस्टम, कैसा कैसा होता है। ठीक, सिस्टम का टाइप देख चुके हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम कैसा होगा, ये एक सिस्टम है, ये भी एक तुम्हारा सिस्टम है, इसमें भी कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसमें भी कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब देखो, अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर होमोजीनियस होगा तो क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होगा तो कहलाएगा होमोजीनियस। फिजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है मालूम है, फेज, फेज। और केमिकल कंपोजिशन अगर सेम हो थ्रू आउट, इस सिस्टम में क्या है, मान चलो इस सिस्टम को मैंने कह दिया कि ये होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक, और ये क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो सिस्टम है, इसका फिजिकल स्टेट यानी कि इसका जो फेज है वो, और इसका जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो सेम है थ्रू आउट द सिस्टम, तो ये कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम। और अगर ये चीज़ नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है या डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस। ठीक, अब देखो फेज क्या होता है, अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया, फेज। व्हाट इज दिस फेज। अब देखो, जो भी सब्सटेंसेस है ना इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में, नहीं यूनिवर्स कहना सही नहीं होगा, मान चलो इस पूरे वर्ल्ड में जो भी सब्सटेंसेस, बेसिकली यूनिवर्स भी कह दोगे तो चलेगा, लेकिन बेसिकली, हाँ, नेक्स्ट लेवल मत समझना, जितने भी सब्सटेंस हैं इनको तुम 3 पार्ट में देखते हो, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो ये कहलाते हैं फेज ऑफ द सिस्टम। हाँ, मतलब कहने का कि किस फेज़ में है, आइस रखा है तुमने सिस्टम में, या सिस्टम में तुमने वाटर रखा है, या सिस्टम में तुमने कोई वेपर ले रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, फेज़ ऑफ द सिस्टम। ठीक, और अगर उसका फेज़, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन दोनों सेम है तो कहलाएगा होमोजीनियस, अगर डिफरेंट है तो कहलाएगा हेट्रोजीनियस सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या देखेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखो, इक्विलिब्रियम से सब कोई वाकिफ हो गए, शब्द से, इक्विलिब्रियम शब्द से हर लोग क्या हो गए, वाकिफ हो गए। कैसे हो गए, अगर नहीं भी हो तो फिर से सुन लो इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब देखो, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि जैसे अपना स्टेबल पोजीशन होता है, हर एक सिस्टम का, दुनिया में जो भी चीज़ है ना, उन सब का एक स्टेबल स्टेट होता है, एक क्या होता है, स्टेबल स्टेट होता है। और हर चीज़ अपने आप को स्टेबल स्टेट में मेंटेन करना चाहता है। जैसे सपोज कर लो, स्टेबिलिटी कुछ भी होता है, फाइनेंशियली स्टेबल कहो, इकोनॉमिकली स्टेबल कहो, फिजिकली स्टेबल कहो, तो दुनिया में हर एक चीज़ जो है अपने आप को कैसे रखना चाहता है, स्टेबल स्टेट में रखना चाहता है। इसी स्टेबल स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ये भी एक स्टेट है। कहने का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, तीसरा फेज इक्विलिब्रियम में हो, और चौथा केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तब तुम कहोगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया, स्टेबल स्टेट। ठीक, और हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ टेंड करता है। ठीक, इक्विलिब्रियम यही होता है, जब कोई चीज़ अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाना चाहे, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। ओके, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब कोई सिस्टम इस 4 चीज़ को फॉलो करेगा।
थर्मल इक्विलिब्रियम को, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को, फेज इक्विलिब्रियम को और केमिकल इक्विलिब्रियम को। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। क्या कहने का मतलब हुआ? इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर हमने कहा इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर है तो मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर हमने कहा इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस, क्या कहा? इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस, तो कहलाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक, अगर हमने कहा इक्वलिटी ऑफ मतलब फेजेस, तो कहलाएगा फेज इक्विलिब्रियम। इक्वलिटी ऑफ फेजेस कहने का मतलब क्या हुआ? कि जितने फेजेस हैं उन सब का मास क्या है? सेम हो। हाँ, कैसे सेम हो? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम हो। ये एक ब्रॉड चीज़ है, इसे मैं फिर से देखूंगा। केमिकल में कहने का मतलब क्या हुआ? कोई केमिकल रिएक्शन ना हो वहाँ पे, नो केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखो 4 चीज़ें आई इक्विलिब्रियम में, थर्मल, मैकेनिकल, फेज और केमिकल। थर्मल समझे इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल समझे इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस, केमिकल समझे नो केमिकल रिएक्शन। फेज़ का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा फेज इक्विलिब्रियम हो, फेज इक्विलिब्रियम हो, मैंने कहा फेज इक्वलिटी रहे, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ ईच फेज शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम ट्रैवल कर रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे ड्यूरेशन गुजर रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे इस फेज़ का जो मास है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे मान के चलो ये एक सिस्टम लिया मैंने, ये तब कहलाएगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब इस पर कोई फोर्सेज ना लग रहा हो, नो फोर्सेज, या फिर अगर लग रहा है तो इक्वल हो। मतलब उसमें चेंजेस ना हो, फोर्स में, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। अब मान के चलो मैंने इसमें कहा वाटर है 2 kg और आइस भी है 2 kg। वाटर कह दिया हमने 2 लीटर और आइस कह दिया हमने 2 kg, सॉरी। तो अब देखो, अब ये वाटर और आइस जो है ये 2 फेज़ में हुआ, एक सॉलिड में है, एक लिक्विड में है और एक सॉलिड फेज़ में है। अब ये दोनों फेज़ टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। अब ये नहीं कि वाटर हो गया 1 लीटर और आइस हो गया 3 किलो, ऐसा कुछ ना हो। ये दोनों अपना अपना मेंटेन करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मास जो है दोनों फेज़ का वो मेंटेन करे, तो ये क्या कहलाएगा? फेज इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तब तुम कहोगे कि ये एक सिस्टम है जो क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करा हुआ है। कब? जब इस 4 चीज़ों को मेंटेन करेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक और क्लासिकल चीज़। क्या है वो? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्या है? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो, ये भी काफ़ी अच्छा एक टर्म है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझो। देखो, क्वेसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। ये जो मैं हर शब्द का मीनिंग तुम्हें बता रहा हूँ ना, इसका बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि तुम्हें ये देर तक याद रहे, ज़्यादा समय तक याद रहे और समझने में तुम्हें दिक्कत ना हो, और ताकि अगर तुमसे कोई बाद में इसे ट्विस्ट करके, इसे टर्न करके क्वेश्चन पूछे तो तुम इसे बता सको कि आखिर क्या होता है। इसलिए टर्म का मीनिंग समझो पहले तो। क्वेसी मीन्स ऑलमोस्ट। स्टैटिक तो पता ही होगा, जैसे तुम्हें डायनामिक पता था ना, वैसे स्टैटिक पता होगा, रुका हुआ। तो अगर कोई प्रोसेस है, अगर कोई सिस्टम है, उसमें कोई प्रोसेस हो रहा है जो ऑलमोस्ट रुका हुआ प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। लिए 2 केस समझो पहले, 2 केस देखो, केस फर्स्ट और केस सेकंड। इन दोनों केस में हम क्या बनाएंगे? एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहाँ भी लेंगे। ओके, अब देखो, ये तुम्हारा पिस्टन और ये तुमने लगा दिया यहाँ स्टॉप, इसमें भी लगाया तुमने स्टॉप। अब देखो, यहाँ वेट W रखा, किसी टाइम T1 पे यहाँ का प्रेशर P1 था, यहाँ का वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। सेम किसी टाइम T1 पे यहाँ का प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। अब देखो, हुआ ये, तुमने इस वेट W को यहाँ से हटाया, रिमूव किया तुमने, ये तुम्हारा वेट है और ये तुम्हारा पिस्टन है। तुमने इस वेट W को यहाँ से रिमूव किया, ठीक। किसी टाइम T2 पे ये जाके ये पिस्टन स्टॉप से टकराया, किसी टाइम T2 पे ये यहाँ पहुँचा, तो इसका प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था और टेम्परेचर T2 था। सेम चीज़ यहाँ, यहाँ जो वेट था, डिफरेंस है कुछ,
यहाँ जो वेट था, मान चलो यहाँ अगर 5 किलो का वेट है तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में है, 500 ग्राम का डिफरेंट पार्ट में वेट है। यहाँ तुम्हारा एक वेट था 5 किलो का, तुमने इसे रिमूव किया और ये टाइम t1 पे इतने पे था और टाइम t2 पे यहाँ पहुँच गया, दैट्स इट। पर यहाँ तुमने ये नहीं किया, यहाँ तुमने जो पिस्टन के ऊपर जो वेट रखा था, सॉरी, यहाँ जो तुम्हारा वेट था ये तुमने डिफरेंट पार्ट में था और तुमने एक एक करके रिमूव किया और ये फिर किसी टाइम t2 पे ये पहुँचा, प्रेशर P2 पे, वॉल्यूम V2 पे और टेम्परेचर T2 पे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो मीन्स वेरी प्रोसेस कंपेरेटिवली, कि तुम किसी भी वेट पे डायरेक्ट 5 किलो रिमूव कर रहे हो और किसी से तुम 500 ग्राम करके रिमूव कर रहे हो, उससे भी छोटा मान लो 250 ग्राम करके तुमने डिफरेंट प्लैंक्स बना रखे हैं और फिर तुम एक एक करके रिमूव कर रहे हो, तो कोई प्रोसेस क्या होगा? वेरी फास्ट, और कोई प्रोसेस क्या होगा? वेरी स्लो। तो इस तरीके से देखो, ये जो प्रोसेस तुम्हारा वेरी फास्ट प्रोसेस है, इसमें देखो इसमें क्या होगा कि अब इसको किसी कर्व पे अगर हम डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे? ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, तो 1 से 2 पे जो आया वो कुछ यूँ आया। ये डॉटेड मैंने इसलिए बनाया, ये क्या है? एक डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन बनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें 1 से 2 के बीच हर एक इस पॉइंट पे इसका स्टेट नहीं पता। ये जो सिस्टम है 1 से 2 पे जो पहुंचा, तुम्हें इस 1 से 2 के बीच में जो पहुंचने के बीच जो डिफरेंट स्टेट थे, जो डिफरेंट स्टेट थे, इन सारे स्टेट पे तुम्हें इनका नहीं पता कंडीशन क्या क्या है, तो तुम नहीं मेंशन कर सकते एग्जैक्टली कि क्या क्या है तुम्हारा। तो इसलिए हमने बनाया ऐसे डॉटेड लाइन। बट यहाँ का प्रोसेस क्या था? वेरी स्लो प्रोसेस था। यहाँ का प्रोसेस क्या था? 1 से 2 के बीच वेरी स्लो प्रोसेस था। तुम्हें यहाँ का भी पता है, यहाँ का भी पता है, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, तो तुम्हें यहाँ का सब कुछ पता है। यहाँ 1 से 2 के बीच में जो डिफरेंट स्टेट आए, उन सारे स्टेट तुम्हें इनकी कंडीशन मालूम है और यहाँ तुम्हें नहीं मालूम है, तो इसलिए तुमने वहाँ बनाया डॉटेड, यहाँ बनाया रेगुलर लाइन। तो ये डिफरेंस है क्वेसी और नॉन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस में। ये क्या कहलाया? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। ये नॉन क्वेसी। ये क्या कहलाया? नॉन क्वेसी प्रोसेस, नॉन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। और ये क्या कहलाया? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। और एक और चीज़, जितने क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होंगे वो सारे क्या होंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। सारे क्या होंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। और ये क्या है? क्वेसी स्टैटिक वेरी स्लो, वेरी स्लो। और ये फास्ट, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि एक फास्ट होगा, एक वेरी स्लो प्रोसेस होगा। ठीक, अब देखो जो रिवर्सिबल, एक और चीज़ जान लो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा कि मतलब जो प्रोसेस जब रिवर्सिबल होगा तो तुम, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि 2 प्रोसेस जब मैं इंट्रोडक्ट कर रहा था तुम्हें सब्जेक्ट को, वहाँ मैंने यूज़ किया था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, और यहाँ भी आया रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्या है? ये देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है जैसे तुम यहाँ 1 से 2 पे आए ना, तो तुम वापस से 2 से 1 पे जा सकते हो। ठीक, एक प्रोसेस रिवर्सिबल तब कहलाएगा जब ये रिवर्स हो सकता है सेम डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ ये रिवर्स हो सकता है एक किसी डायरेक्शन में फॉलोइंग द सेम पाथ। मतलब जैसे 1 से 2 पे आए, 2 से 1 पे भी इसी पाथ से होकर जाए, ये नहीं किधर से चला गया, नहीं, 1 से 2 और 2 से 1 सेम पाथ पे जाए तो कहलाएगा रिवर्सिबल। और एक चीज़ देखो, मैं 2 यहाँ देखो, रिवर्सिबल के लिए मैं 2 बात लिखूँगा। पहला लिखूँगा फॉलोइंग सेम पाथ, फॉलोइंग सेम पाथ, और दूसरा बात ये लिखूँगा कि ये अपने, मतलब इसके जैसे ये है ना, तो ये अपने सिस्टम, ये जो सिस्टम कोई सिस्टम ही होगा जो 1 से 2 पे गया फिर 2 से 1 पे गया होगा, ये अपने सराउंडिंग पे लिविंग नो चेंज ऑन सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग पे कोई चेंज ना छोड़े, तो कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स किया जा सकता है फॉलोइंग द सेम पाथ, following the same path as that of the forward process without leaving any change in the system and the surrounding। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? A process is said to be reversible if it can be reversed in a direction following the same path as that of forward process without leaving any change in the system and the surrounding। ओके, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस, वरना इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कैसे स्टैटिक प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? प्योर सबस्टांस। क्वेसी स्टैटिक में क्या देखेंगे? प्योर सबस्टांस। अब देखो प्योर सबस्टांस क्या होता है, ये इसके रिगार्डिंग तुम्हें एक चैप्टर ही पढ़ना है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना। अगर कुछ ना भी समझ में आया ना तो ज़्यादा
दिमाग में एंट्रोपी मत बढ़ाना अपना, क्योंकि इसके बारे में एक पूरी चैप्टर पढ़नी है हमें। फिलहाल के सिर्फ हम डेफिनेशन बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे। एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्या हो, जो होमोजीनियस हो, होमोजीनियस मैं पहले ही बता चुका हूँ, होमोजीनियस हो, और क्या हो, प्लस इनवेरिएबल हो, काहे में, केमिकल कंपोजिशन में, इनवेरिएबल इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब कहने का कि केमिकल कंपोजिशन जो वेरी ना करे, सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन वेरी ना करे। जैसे ये तुम्हारा एक है सिस्टम, इसमें कोई मास रखा हुआ है, तो इस सब का केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द मास और होमोजीनियस हो, तो ये कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। ये क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। अब देखो प्योर सब्सटेंस को डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, देखेंगे सबको बाद में। एक एग्जांपल देख लो प्योर सब्सटेंस का, गैसियस मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, ये एक प्योर सब्सटेंस है। और वाटर प्लस वाटर वेपर, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक। बट वाटर और प्लस मस्टर्ड ऑयल, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक। अब देखो एक रूल आएगा, गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल। सिर्फ फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है P + F = C+2। इन डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, मैं अलग से लेक्चर ही डाल दूंगा गिब्स फेज रूल पे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ लो, क्योंकि बेसिक्स के लिए जब हम बेसिक थर्मो पढ़ते हैं तो इसमें ये सब चीज़ें इंट्रोडक्टरी में आता है, सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन जब देते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को, तो उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी के आगे तुम्हारा बेस बनेगा, इसी के आगे तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, ठीक है। ये क्या है, P + F = C+2। यहाँ P क्या है, फेज, ठीक। C क्या है, कंपोनेंट। F क्या है, फ्रीडम। F क्या है, फ्रीडम। अब देखो अगर तुम्हें किसी का फेज पता है, कंपोनेंट पता है, तो तुम उसका फ्रीडम निकाल सकते हो। अब देखो F डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं इसको हम लोग बेसिकली। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहाँ आया ना, ये एक और बड़ा आएगा थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक। बट ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीनिंग तो भाई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन मीनिंग डेफिनेशन जो है अलग होगा। विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनामिक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ मशीन, डेफिनेशन विल चेंज बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। कौन सा प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। मैं बता चुका हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट, रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, देखो जैसे मान चलो कोई सिस्टम है, उसका कोई स्टेट होगा, तो कोई भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कम से कम दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो तुम्हें ज़रूरत हो फिक्स करने के लिए, क्या स्टेट सिस्टम का, तो वो कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान चलो कभी तुम्हें 2 की ज़रूरत हुई, तो उसकी फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहलाएगा, 2। अगर मान चलो तुम्हें कभी 3 मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी जरूरत पड़ी, तो कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एग्जांपल देखो, P + F = C+2। अब मान के चलो किसी भी सिस्टम में कंपोनेंट क्या है, 2 कंपोनेंट हैं, 2 + 2 = F प्लस, उसमें चलो कि फेज़ क्या है, एक ही फेज़ है, तो 1। अब यहाँ का फ्रीडम क्या निकला तुम्हारे पास, अब यहाँ का फ्रीडम क्या निकला, F = 3। तो यानी कहने का मतलब कि इस वाला जो सिस्टम है, इसमें तुम्हें कम से कम 3 इंटेंसिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी इसके स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए। इस सिस्टम के स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए तुम्हें कम से कम 3 इंटेंसिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब, जो कहाँ से आया, मैंने इसलिए बताया कि गिब्स फेज रूल पे हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अभी नहीं देंगे, सिर्फ फॉर्मूला देखो। तो फॉर्मूले के कारण तुम्हें पता चला कि इस सिस्टम का तुम्हारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने की तुम्हें मिनिमम इंटेंसिव प्रॉपर्टी ज़रूरत पड़ेगी, वो कितनी पड़ेगी, 3 की। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में टोटल 4 लॉ पढ़ना है हमें, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक। सबसे पहले पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले ना फर्स्ट लॉ साइंटिस्ट बना चुके थे, एंड देयर आफ्टर दे गॉट दिस लॉ, तो सो दे नेम्ड इट जीरोथ लॉ, क्योंकि 1 से पहले क्या आता है, 0, दैट्स वाई। अब देखो, इसको स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं पहले स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूँ।
ये मैंने बनाया बॉडी ए और ये मैंने बनाया बॉडी बी। हमने कहा कि बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अलग अलग, ठीक। और ये हमने बनाया बॉडी सी, ये हमने क्या बनाया, बॉडी सी। अब देखो हम कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कहने का मतलब कि ए और बी वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इसका समझ में आया क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये नहीं कहा था कभी तुमसे कि ए और बी भी दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में, नहीं, ए अलग इक्विलिब्रियम में है, बी अलग इक्विलिब्रियम में है, और सी के साथ लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब कि ए बी और सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। इसका स्टेटमेंट देखो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा तुम्हें। इफ़ बॉडी ए एंड बी आर सेपरेटली in thermal equilibrium with body C, क्या कहने का मतलब हुआ कि A और B जो है वो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी C के साथ, सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी C के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। देन A एंड B मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये जो जीरोथ लॉ है ना, जीरोथ लॉ है, ये जो जीरोथ लॉ ये तुम्हें एक बेसिस देता है, किसका, टेम्परेचर मेजरिंग का, ठीक। जीरोथ लॉ ही से मेजरमेंट का, जो टेम्परेचर मेजरमेंट का जो डेफिनीशन है वो यहीं से आता है, जीरोथ लॉ ही इंट्रोड्यूस करता है। यानी कि हम कह सकते हैं जीरोथ लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो जीरोथ लॉ से ही आता है। देखो जीरोथ लॉ में इस बॉडी सी को इस बॉडी सी को क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। जीरोथ लॉ में इस बॉडी सी को क्या कहते हैं, थर्मोमीटर, ठीक। अब देखो तुमने क्या क्या समझा यहाँ पर, एक जीरोथ लॉ देखा और यहाँ ये देखा कि जीरोथ लॉ से आखिर क्या आया, थर्मोमीटर आया, ठीक। और जीरोथ लॉ से ही कौन आया, टेम्परेचर और उसकी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमीटर के टाइप्स। अभी हमने देखा कि जीरोथ लॉ ने हमें दिया कॉन्सेप्ट मेजरमेंट का और टेम्परेचर का, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे सबसे पहला हम लोग, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को ही कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब देखो सबसे पहले जब भी कोई क्लासिफिकेशन हो तो दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि आखिर इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी बेसिस पे करी गई है, ठीक। तो ये जो हम थर्मोमीटर को क्लासीफाई कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मीन्स कि कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे वो थर्मोमीटर बेस्ड है, ये डिसाइड करेगा कि इस थर्मोमीटर का क्या टाइप होगा। अब देखो थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को हम लोग थर्मिस्टर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, थर्मिस्टर। अब देखो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इस प्रिंसिपल का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब ने पढ़ रखा होगा अपने +2 में, ठीक है, एटलीस्ट ये नाम तो सुना ही होगा। अब देखो फिर भी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो हमने समझते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। यहाँ ये कहता है कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो मेटल के वायर के रेजिस्टेंस जो चेंज होगा, इसके टेम्परेचर के चेंज होने के कारण वो कहलाएगा इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी कि देखो दो चीज़ होगा, जितने भी थर्मोमीटर के टाइप पढ़ोगे वहाँ दो चीज़ देखोगे, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है पहला, और दूसरा कि वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसका क्या है। तो इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। देखो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। क्या होगा कि जब वो वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो तुमको देगा टेम्परेचर चेंज, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता था, सबको याद होगा, तुमने अपने +2 में पढ़ रखा होगा। यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दो, इधर एक रेजिस्टेंस लगा होता था, इधर एक रेजिस्टेंस लगा होता था, ये कुछ यूँ गया यहाँ तक, इस तरीके से बना होता था, ठीक है। मान के चलो कि P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, और ये ऐसे अटैच होता था एक सर्किट से, ठीक, एक सोर्स से। तो ये तुम्हारा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो
रेजिस्टेंस यहाँ पर जो चेंज होगा, इसके वायर में जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो तुम्हें बताएगा कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। तो ये कहलाता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक। अब सेकंड आता है थर्मोकपल। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? थर्मोकपल। अब देखो सेकंड, देखो थर्मोकपल। तो हमने कहा जब भी हम लोग थर्मोमीटर का टाइप पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ देखेंगे। पहला देखेंगे इसका क्या, प्रिंसिपल, और दूसरा देखेंगे क्या, इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या था, रेजिस्टेंस, इस तरीके से थर्मोकपल का भी कोई ना कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, सीबेक इफेक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है, सीबेक इफेक्ट। अब देखो सीबेक इफेक्ट हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है। मान के चलो कि तुमने, ये एक तुम्हारा जंक्शन है ए और ये एक तुम्हारा जंक्शन है बी, ठीक है। तुमने इस दो डिफरेंट जंक्शन को दो डिफरेंट मेटल से अटैच किया। इसको इससे किया, ठीक। इसको तुमने इस जंक्शन से अटैच किया, इस एक मेटल से अटैच किया, और एक को तुमने दूसरे मेटल से अटैच किया, ठीक है। तुमने दो डिफरेंट जंक्शन को दो डिफरेंट मेटल से अटैच किया, ठीक। और इन दोनों का टेम्परेचर भी अलग अलग है, ठीक। इसका टेम्परेचर TA है जो कि ज़्यादा है टेम्परेचर के TB से, और ये दोनों जंक्शन का मटेरियल क्या है, वो भी डिफरेंट है, ठीक। तो कहता है कि जब तुम ज्वाइन करते हो दो डिफरेंट मेटल को दो डिफरेंट जंक्शन के डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये दोनों मेंटेन्ड हैं, A और B डिफरेंट मेटल से अटैच हैं ये दोनों जंक्शन। तो कहता है कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो EMF जनरेट होगा, ठीक है। अगर तुम इस EMF को मेज़र करोगे तो यू कैन फाइंड द टेम्परेचर, ठीक। बात समझ में आई? ज़्यादा तो नहीं हो गया? फिर से सुनो। थर्मोकपल का प्रिंसिपल होगा सीबेक इफेक्ट, जो ये कहता है कि तुम्हारे पास दो जंक्शन है A और B जिसका टेम्परेचर है TA और TB, TA ज़्यादा है और TB कम है, और इन दोनों जंक्शन को तुमने दो डिफरेंट मटेरियल से अटैच किया। तो कहता है कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो एक EMF जनरेट होगा, और इस EMF को मेजर करके तुम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। यानी कि इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, EMF, ठीक है। EMF क्या हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, या फिर वोल्टेज। EMF को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज। अब देखो नेक्स्ट एक और चीज़ जान लो, ये बस एक नोट की तरीके से समझ लो। सीबेक इफेक्ट का ही अपोजिट सा होता है पेल्टायर इफेक्ट, इसी के अपोजिट सा होता है ये, ठीक। इसका ठीक अपोजिट है, जिसको तुम लोग यूज़ करते हो कहाँ, थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर में। ये बस मैंने तुम्हें बस नॉलेज के बता दिया कि कहीं अगर पेल्टायर इफेक्ट आ गया तो तुम्हें ये ना लगे कि ये नया टर्म है, ये मैंने नहीं सुना। तो सीबेक इफेक्ट का ही अपोजिट है। यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास क्या था, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे तुम्हारा EMF जनरेट हो रहा था, तो तुम उसे मेजर करके टेम्परेचर फाइंड कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, दो डिफरेंट EMF पे तुम्हें टेम्परेचर मेजर करेंगे, ठीक। यहाँ टेम्परेचर था, वहाँ से तुम टेम्परेचर को फाइंड आउट किया, EMF जनरेट हुआ। यहाँ क्या होगा, EMF फाइंड करोगे टेम्परेचर से, ठीक। तो जस्ट अपोजिट होता है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब दो चीज़ पढ़ेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, दोनों जगह PV इक्वल्स टू MRT होगा, यहाँ भी PV इक्वल्स टू MRT, इन्हीं दोनों से हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो प्रेशर पता रहेगा तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है तो तुम्हारा कुछ यूँ लागू हुआ और कुछ तुम्हें ये मिला। अब देखो यहाँ क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट यानी कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो क्या होगा, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। अब देखो इन दोनों टेम्परेचर को जोड़िए, इन दोनों थर्मोमीटर को क्या कहते हैं हम लोग, आइडियल गैस थर्मोमीटर। क्या कहते हैं, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स, इन दोनों को, ठीक। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये जानो इन दोनों के बारे में कि ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, इसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से इंडिपेंडेंट, मतलब किस मटेरियल से इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, इससे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि किस मटेरियल से इनका बना हुआ है। अब देखो तीसरा एक और बात, अगर आइडियल गैस है, ठीक, अगर आइडियल गैस है तो ये कभी मैटर नहीं करता कि कौन सा गैस है। आइडियल गैस है तो डजेंट मैटर कि ये विच गैस
इज़, कभी मैटर नहीं करेगा कौन सा गैस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था आइडियल गैस थर्मोमीटर, जिसमें तुमने दो पढ़ा, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एनालिसिस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर से। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी जिनको लगता है आपकी रिलेवेंट है उनसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा, सारे एकेडमिक्स होंगे और ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये आपके लिए एक बेस भी बनाएगा कि आप आगे जो भी प्रिपरेशन करेंगे या जो भी हायर स्टडीज़ में जाएंगे, जो भी इंटरव्यू में जाएंगे या फिर बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर व्हाट यू शुड नो, ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।